फिर मैं अपने आदमियों को हदायत दे दूं? अव्वल खान ने मुझसे पूछा। मैं शाम तक तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। लरी उजलत में शायद कोई कदम न उठाए। वक्त की तंगी की वजह से अव्वल खान घर से दफ्तर जाने के बजाय सीधा मेरी तरफ आ गया था ताकि मुझे अपने साथ ले जाकर कमिश्नर हाउस जा सके। उसने हमारे घर से अपने दफ्तर फ़ोन कर लिया था, मगर वो दफ्तर से इतनी तवील गैर हाज़िरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अपनी मामूल की जिम्मेदारियों से ओहदा बरआग होने के लिए दफ्तर में उसकी मौजूदगी ज़रूरी होती थी। वह हम लोगों से इजाज़त लेकर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गया। वीरा को अपनी ज़ाती ज़रूरियात की कुछ चीज़ें खरीदनी थी। वो हमेशा तनहा बाहर निकलने पर इसरार करती थी, लेकिन इन दिनों मैंने ज़रा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया था और उसे अकेला बाहर नहीं जाने देता था। जब से जान ने गुलशन के इस पब्लिक टेलीफोन बूथ का नंबर पकड़ा था जहाँ से मैंने माजिद बनकर उससे बात की थी, मैं ज़्यादा मोहतात हो गया था। इन दिनों सारी मुल्की एजेंसियां हमारे साथ थी, लेकिन मुझे डर था कि दुश्मन के हर कार्य इस बूथ के कुर्बो जवार में माजिद यमनी की बूझ सूंघते फिर रहे होंगे। वीरा मेरे इसरार पर सुल्तान शाह को साथ लेकर किसी करीबी बाजार की तरफ चली गई। मैं इन दोनों को रुखसत करके वापस लौटा तो गजाला अलमारी खोले कपड़ों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं नरम कालीन पर दबे पांव चलता हुआ उसके पीछे पहुंचा और अचानक उसे अपनी बाहों में समेट लिया। गजाला के हल्क से एक इज़्तरारी चीख आज़ाद हो गई। मेरी हरकत से वो खौफजदा हो गई थी। उसने पलटकर मुझे देखने से पहले शायद मेरे लम्स को पहचान लिया था, इसलिए उसकी बेसाख्ता चीख ज्यादा बुलंद आहंग नहीं हो सकी थी। क्या आपने इन दोनों को इसलिए एक साथ बाजार भेजा है? उसने मेरी बाहों से निकलकर तीखे लहजे में पूछा। कभी कभी मैं इन दोनों के तसल्लुत से उकता जाता हूं, मैंने हंसकर कहा। आप बहुत बेमुरव्वत हैं। आप चले जाते हैं तो वो दोनों पल पल आपका इंतजार करते रहते हैं और तुम बेफिक्री से अपना मुंह लपेट कर सो जाती हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे फिजा में चांदी की बहुत सी घंटियां गुनगुना उठी हूं। वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप कभी कभी बहुत रुखाई से उन्हें झिड़क देते हैं। वो बच्चे नहीं हैं, पता नहीं किस दिल गुर्दे से आपकी झिड़कियां बर्दाश्त कर लेते हैं। सगे बहन भाई भी आपको शायद इतना प्यार नहीं दे सकते थे। बातें करती हुई वो बिस्तर पर जा बैठी। गजाला ने नादा निस्तगी में बहन भाई का जिक्र करके मेरी तल्ख यादों के तार छेड़ दिए थे। आप दिल्ली से सुरखरू लौटने के बाद भी बहुत मसरूफ हैं। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तल्ख माजी से लौटते हुए पूछा। क्या मुझे पेंशन पर चला जाना चाहिए? कहा यह जा रहा था कि अनिल बिस्वास को रास्ते से हटा देने के बाद राह की कमर टूट जाएगी। नताई तुम्हारे सामने हैं। इनकी सफ़ों में इंतशार और अबतरी के आसार पैदा हो चुके हैं। और ये चंदन कहाँ से उगाया? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनिल के कत्ल का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। ये उसी वाक़े की धूल है जो अब तक उड़ रही है। अनिल के पसमानदान को उसके कातलों की तलाश है। अभी उन्हें नाकामी का पहला घाव लगा है। रफ्ता रफ्ता उनकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप यूं ही हर वक्त मसरूफ रहेंगे। मैंने हर वक्त घर में रहना शुरू कर दिया तो तुम मेरी सूरत देख देख कर उकता जाओगी। मैंने उसके रुखसार पर हल्की सी चपत लगाकर कहा। आपकी सूरत मेरे दिल पर नक्श है, इसे मैं एक पल के लिए भी नहीं भुला सकती। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमने दिल्ली में एक मरहला नहीं कई कठिन मार्के कामयाबी से सर कर लिए। अब हालातों वाक़यात में पहले जैसी तेजी नहीं रहेगी। जिंदगी का कोई ना कोई खुशगवार मामूल बन ही जाएगा। बस मुझे उसी दिन का इंतजार है। अनिल और जान का किस्सा पाक हुआ तो दूसरा जान यहाँ आ गया। वो भागा तो लहरी सर पर सवार है। ये लोग आते जाते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज शहर के किसी दूसरे हिस्से से लहरी को भी फोन कर लूँ। जान फ्लैट में रह रहा था, गजाला ने सोचते हुए ताइदी अंदाज में कहा। इसे वहां बहुत सी सहूलतें दस्तयाब थीं जिनके सहारे उसने पब्लिक बूथ के नंबर का सुराग लगा लिया था। लेकिन लहरी होटल में रह रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे याद था कि जान ने न सिर्फ पब्लिक बूथ का फ़ोन नंबर बल्कि मेरी और अपनी गुफ्तगू का रिकॉर्ड किया हुआ केस भी हुकाम के हवाले कर दिया था। लहरी को ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं थी। मैंने कहा ये दोनों बाजार से लौट आएं तो मैं सुल्तान शाह को अपने साथ लेकर खामोशी से निकल जाऊंगा। आप इससे क्या बात करने का इरादा कर रहे हैं? वो इस काबिल नहीं है कि उससे कोई बात की जाए। मैंने सिर्फ एक बात सोची हुई है कि उससे बात करते हुए मेरा नाम अब्दुल माजिद होगा। मैंने हंस कर कहा। वो खुश हो गई। ये सबसे बेहतर रहेगा। इस पर दोहरा दबाव पड़ेगा। एक तरफ एसटीएफ वाले इसका पीछा करेंगे, दूसरी तरफ माजिद यमनी का फोन होगा। वो हवास बाख्ता हो जाएगा और ज्यादा देर यहाँ नहीं टिकेगा। लहरी चला जाएगा तो हमारा वक्त सुकून से गुजरेगा। सीआईए वालों की तसल्ली के लिए हमारी एजेंसियां कागजी खाना पूरी करती रहेंगी। आपने अपनी ये तजवीज़ वीरा के सामने नहीं रखी।
वो कुछ चिड़चिड़ी और बददिमाग हो गई है, हर बात में बहस का पहलू निकाल लेती है। इस वक्त वो मौजूद नहीं थी। हम दोनों ने इत्मीनान से एक फैसला कर लिया। वो बहस पर आमादा हो जाती है तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। उसकी आदतें आपने बिगाड़ी हैं। हमेशा उसकी इतनी नाज बर्दारियां करते हैं कि उसकी जगह कोई अच्छी भली औरत हो तो उसका भी दिमाग खराब हो जाए। मैं तो तुम्हारी भी नाज बर्दारियां करता हूँ, तुम्हारा दिमाग क्यों खराब नहीं होता? अब मुबालगे से काम ले रहे हैं, उसे मेरी तस्दीक करते हुए कहा। दूसरों के सामने आप मुझे नजरअंदाज करते रहते हैं। चलो अब ख्याल रखूंगा, सबके सामने तुम्हें अपनी गोद में उठा लूं तो बुरा ना मनाना। अब मैं तमाशा भी नहीं बनना चाहती। वो हंस दी। वीरा कुछ बताकर नहीं गई थी, मगर मेरा अंदाजा था कि वो 1-1.5 घंटे में लौट आएगी। जब 2 बज गए तो मुझे इन दोनों की तरफ से तशवीश होने लगी। इस तशवीश में भड़की हुई भूख भी दब कर रह गई। वो दोनों गाड़ी लेकर गए थे। वापस आकर गेट पर हार्न बजाते और हमें उनकी आमद का इल्म हो जाता, मगर 2:30 बजे मेरे इस्तराब का यह आलम हो गया कि मैं बार बार दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। इन दोनों का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। 2:45 बजे गेट के करीब एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। इंजन की आवाज़ नामानूस थी, मगर मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दरवाजे का बोलट खोल रहा था तो डोर बेल बज उठी। वीरा या सुल्तान शाह से इतनी तहजीब की तवक्का नहीं थी। अपने दरवाजे पर वो दोनों गाड़ी से उतरे बगैर हार्न बजाने के आदी थे। मैं बाहर निकला तो फाटक पर जलाल मौजूद था। मैंने अपनी दानिश में तबाक से उसका खैर मकदम किया, मगर मुझसे कोई ना कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई कि वो मेरी परेशानी को ताड़ गया और इस बारे में सवाल कर बैठा। मैं उसे वीरा और सुल्तान शाह की वापसी में ताखीर के बारे में बताने ही वाला था कि गली के सिरे पर मुझे उनकी कार मुड़ती हुई नजर आई और मैंने बात टाल दी। कुछ नहीं, आओ तुम अंदर चलो, वहीं बैठकर गपशप होगी। मैंने फाटक खुला छोड़ दिया। हमारे बैठते ही वो दोनों भी अंदर आ गए। मेरा ख्याल था कि वीरा ने दिल खोलकर खरीदारी की होगी, मगर सुल्तान शाह के हाथ में सिर्फ एक शॉपिंग बैग देखकर मुझे हैरत हुई। वीरा थके हुए अंदाज में जलाल से सलाम दुआ करके अपने कमरे में चली गई। मेरा ख्याल है कि मैं गलत वक्त पर आया हूँ। इस आमदोरफ्त पर जलाल ने नदामत से कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। तुम ना आए होते तो मैं इन दोनों की तलाश में निकल खड़ा होता। ये बहुत देर में वापस आए हैं। मैंने सुल्तान शाह की तरफ इशारा करते हुए तंजिया लहजा में कहा, क्लिनिक में देर हो गई। सुल्तान शाह ने वजाहत की, एक लड़के ने चलती मोटरसाइकिल पर वीरा का पर्स छीनने की कोशिश की थी। उसका पैर मुड़ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, वहां देर हो गई। पर्स और लड़के का क्या हुआ? जलाल ने दिलचस्पी से पूछा। पर्स बच गया। उसका स्टेप वीरा की कलाई में लिपटा हुआ था। उसके झटके से उसका पैर मुड़ गया। लड़का मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो। सुल्तान शाह इस वाक़े की बदमज़गी और वीरा की तीमारदारी से उकताया हुआ था। वो भी ड्राइंग रूम से चला गया। गजाला जलाल से मिलकर सबसे पहले किचन में चली गई। अगर तुम्हें वीरा से कोई बात करनी है तो कर लो, मैं इंतजार कर लूंगा। जलाल ने सिगरेट सुलगाकर इत्मीनान से कहा, वाक़े की तफसील मालूम हो जाने के बाद अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। यार उसकी मिजाज पुरसी ही कर लो। उसने मेरी बात काट कर कहा, बेचारी के पाँव में मोच आई हुई है। मोच आई होती तो वह अपने कदमों पर चलती हुई यहाँ तक न आती। तुम सुनाओ क्या खबरें हैं? आज का मेला तुमने लूट लिया। तुम्हारी काटदार बातों ने सबके दिल मौल लिए। अब लैरी को भी तुम्हारी फिक्र है। उसको शुरू से मेरी फिक्र है। वो 3 नामों से मुझे तलाश कर रहा है। तुम किस नाम की बात कर रहे हो? मैंने सवाल किया। कर्नल दावर है। उसने बहुत मक्कारी से काम लेते हुए कर्नल शाबान से तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड मांगा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी तेजी से जवाबी वार की तैयारी शुरू कर देगा। कर्नल शाबान ने उसे क्या जवाब दिया? कोरा जवाब दे दिया है कि खुफिया रिकॉर्ड किसी को फराम नहीं किया जा सकता। लैरी ने कोई जवाबी वार नहीं किया। उसने शाबान से कहा कि दावर बहुत ज़हीन और तर्रार आदमी है। उसका सर्विस रिकॉर्ड देखकर CIA में उसकी जगह पैदा की जा सकती है। मैं उसके हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंस पड़ा। यह खुदा की कुदरत है कि मुझे CIA में लेने के बारे में सोचा जा रहा है। शाबान को इस कहानी पर यकीन नहीं आया। यह लैरी का ब्लफ है। वो धोखे से तुम्हारे मुकम्मल क्वाइफ हासिल करना चाह रहा है। तो क्या उसको मुझ पर शक हो गया है? मैंने चौंक कर पूछा। जलाल के अल्फाज पर मेरे बदन में च्यूंटियां सी रेंगने लगी थी। इसे शक ही कहेंगे। वो तुम्हें डैनी नहीं समझ रहा, बल्कि इस बात से नाला मालूम होता है कि अमेरिका के बारे में तल्ख सोच रखने वाले एक शख्स को STF में जगह क्यों दी गई है। वो इस बारे में कुछ न कुछ कर गुजरने का इरादा रखता है। शाबान के इनकार के बाद वो रिकॉर्ड तक रसाई के लिए दूसरे जराए इस्तेमाल करेगा। इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। शाबान का कहना है कि उसने बात खत्म कर दी। अव्वल खान ने कॉन्फ्रेंस में मोतबर बनाने के लिए मेरे नाम से पहले कर्नल का दुम छल्ला लगा दिया, वरना किसी फर्जी नाम से ही काम चल सकता था। अव्वल खान ने बहुत सहानत से काम लिया। सिक्योरिटी के मामले में अमेरिकी बहुत सख्त और खुरदरे होते हैं। गनीमत है कि उसने STF के 2 नुमाइंदों की मौजूदगी पर एतराज नहीं किया। मैं अव्वल खान के साथ तुम्हें देखकर चौंक पड़ा था।
वहां दूसरों की तरह तुम भी मुझसे अजनबी बने हुए थे। अजनबी न बना होता तो अब मुझ पर हर तरफ से सवालों की यलगार हो रही होती। जरा सी शनासाई इतना ज्यादा बोझ नहीं बनती। मैंने बेअतबारी से कहा, तुम आराम से घर में बैठकर ये कह सकते हो। इजलास के बाद सब फोन पर एक दूसरे से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हर एक को पूरा यकीन है कि तुम वो नहीं हो जो बने हुए थे, मगर कोई ये भी नहीं सोच सका कि डैनी हर खतरा मोल लेकर बहरूप में लैरी के सामने पहुंच गया। जलाल ने पुरजोश लहजे में बताया, अब मेरे लिए तुम्हारा क्या हुक्म है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पिछले 1.5-2 हफ्तों में तुमने बहुत काम कर लिया, अब कुछ दिन आराम कर लो, चाहो तो छुट्टी पर मरी की तरफ निकल जाओ। उसने दोस्ताना अंदाज में मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, जरा आगे जाओगे तो भोर बन के हसीन पहाड़ों में तुम्हें जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। अब तबीयत ऐसे ऐशो आराम की तरफ माइल नहीं होती। तुम ये बताओ कि लैरी यहां से कब वापस जा रहा है? लैरी बहुत फुर्सत से आया है, फिलहाल वो कहीं नहीं जाएगा। वो खासा बड़ा एजेंडा लेकर पाकिस्तान आए थे, मगर जान को माजिद की वजह से उजलत में दिल्ली भागना पड़ गया। देखना यह है कि लैरी का बोझ हल्का करने के लिए वो कब पाकिस्तान लौटता है। मैंने सुना था कि ओब्राइन CIA का बेहतरीन दिमाग था, जिसे मखसूस मकासद के लिए कराची में तैनात किया गया था। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, वो दिल्ली में पेश आने वाले एक हादसे में मारा गया, मगर CIA की सरगर्मियों में जरा सी भी कमी नहीं आई। उसकी जगह जॉन स्मिथ ने ले ली। इदारों में यही होता है, कारकर्दगी का तसलसल किसी न किसी तरह सतह पर बरकरार रहता है। मगर यह देखो कि ओबी लाखों डॉलर मालियत का साउंड स्कैनिंग सिस्टम यहां लाया था। संगरेजों जैसे करोड़ों चिप्स शहर की मिट्टी में बखेर दिए जाते और वो दफ्तर में बैठे बैठे आवाजों की पहचान से यह मालूम कर लेता कि उसके मतलूब आदमी कहां कहां मौजूद है। तुम्हें यानी डैनी को पकड़ने के लिए वो एक भयानक जाल था। ओबी के मरते ही वो खेल खत्म हो गया। उसके लाए हुए कंप्यूटर और साउंड स्कैनर न जाने कहां पड़े सड़ रहे होंगे। जलाल के कहने पर मुझे याद आया कि ओब्राइन ने मुझे STF का बागी समझकर अपने एतमाद में लिया था और डैनी की तलाश के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की एक थैली मुझे भी दी थी। इस वक्त मैं कर्नल जमाल दस्ती के रूप में काम कर रहा था। मेरे अदा किए हुए मुआवजे पर रुस्तम ईरानी ने ओब्राइन को दिल्ली के हादसे में मरवा दिया था। जलाल की यह बात 100% दुरुस्त थी कि तब्दीलियों के साथ कारकर्दगी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन काम का तसलसल हर हाल में बरकरार रहता है। ओब्राइन के मरते ही उसका मंसूबा तर्क कर दिया गया था। उसके जानशीन ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक दूसरी समतों में काम शुरू कर दिया था। आए दिन होने वाली इन तब्दीलियों से CIA की कारकर्दगी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। उसका सारा फायदा हमें पहुंच रहा था। यह मुल्क पहले भी मौजूद था, यहाँ अमेरिका के मफादात भी थे, मगर CIA इतनी सरगर्म नहीं थी। पिछले 1.5-2 साल में क्या क़यामत आई है कि पाकिस्तान हर एक की तवज्जो का निशाना बन गया है? मैंने उलझकर उससे पूछा। रूस की शिकस्त और रेख्त के बाद ताकत और सियासत के महवर बिल्कुल बदल चुके हैं। शायद अमेरिका ने महसूस कर लिया है कि इस पूरे खित्ते की मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें सबसे ज्यादा महफूज और मौसर हैं। जलाल ने अपने तजीज़े और मुशाहिदे की रोशनी में जवाब दिया, अगर अमेरिका के मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं तो हमारे खिलाफ भारत को क्यों शय देता है हम पर दबाव बरकरार रखने के लिए? जलाल के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट तैर गई। जो कौमें किसी मोल बिकने के लिए आमादा न हों, इन्हें ऐसे हरबों से झुकाया जाता है। फिर सीधी सी बात यह हुई ना कि अमेरिका को भारत हमसे ज्यादा अजीज है। बज़ाहिर यही मालूम होता है। जलाल के पास मेरी तायीद के सिवा कोई चारा नहीं था। अमरीकी हमारी शायरक पर हाथ डालने के चक्कर में हैं, तो हम उन्हें जूते क्यों नहीं मारते? इनके राह में क्यों बिछे जा रहे हैं? मेरा लहजा तल्ख हो गया। जलाल ने मेरी आंखों में झांका और अपने सर झुका लिया। वो चंद सानियों तक खामोश रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, तुम ये सवाल करने में हक बजा नहीं भो। ये बहुत ज्यादा इज्जत वाली राह नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं कि अपनी बका के लिए इसी राह पर चलते रहें। मैं हमेशा मजबूरियों का जिक्र सुनता हूं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वो मजबूरियां क्या हैं। हमने कौन सा गुनाह किया है जिसकी पादाश में हमें टके टके के अमरीकियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना पड़ रहा है? आज मेरी एक बात सुन लो और इसे गिरा में बांध लो। इस बार जलाल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं छोटाई और बड़ाई या कमजोरी और शहजोरी का कायल नहीं हूं। चींटी का कोई वजूद नहीं होता, मगर वो पैर के नीचे दबती है तो काट लेती है। हाँ, कोई दूर से फूंक मार कर चींटी को उड़ा दे तो वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। हम इसी हकीकत के कैदी हैं। हम हर वक्त अमेरिका की दस्तरस में हैं, जबकि अमेरिका की सरजमी हमारी रसाई से बाहर है। मेरी इस बात पर जितना गौर करोगे नए नए मफहूम पाते चले जाओगे। तुम लैरी से बहुत बदजन नजर आ रहे हो। तुमने उसके डिप्टी डायरेक्टर को मार कर भगा दिया, लेकिन खुदा के लिए उसे हाथ नहीं लगाना। हाथ तो क्या, मैं उसे पैर भी नहीं लगाऊंगा। मैंने हकारत से कहा, यह हाथ पैर उंगली या घोंसे की बात नहीं है, तुम उस पर हथियार भी नहीं उठाओगे। जलाल ने इसरार किया।
वो मुर्दार खोर अमरीकी गिद्ध है, मैं उस पर उठाना चाहूं तब भी कुछ नहीं उठेगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा मेहमान जब तक यहाँ है महफूज रहेगा। वक्त की चक्की बहुत बेरहम होती है, इसका पार्ट चलता है तो इसमें सब कुछ पिस कर रह जाता है। जलाल ने मेरी दिलजोई करते हुए कहा, यह वक्त यकसा नहीं रहेगा। कुदरत ने फिरौन के महल से मूसा को उठाया था, नमरूद को एक मच्छर ने मारा था, आज के अफरीद को समंदरों की पनाह हासिल है, मगर इसमें अंदर से ऐसा भूचाल उठेगा कि सब कुछ नहीं तो इसका बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। इसी वक्त वीरा हल्की सी लंगड़ाहट के साथ नमूदार हो गई। अगर सुल्तान शाह ने उसका पैर मुड़ने के बारे में पहले से ना बता दिया होता तो इस खफीफ सी लंगड़ाहट का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये किसी फरीद का जिक्र खैर हो रहा था? वीरा ने आते ही पूछा। शायद उसने जलाल के कहे हुए आखिरी फिक्रे सुन लिए थे। तुम्हारे वतन के फैलाए हुए शर का तज़किरा हो रहा था, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में उसे जवाब दिया। तुम अमेरिका के खिलाफ हो या अमरीकियों के दुश्मन हो? वीरा ने जलाल से पूछा। अमरीकियों से दुश्मनी होती तो तुमसे भी दोस्ती ना होती, जलाल ने चालाकी से जवाब दिया। मेरी निगाह में दोनों में कोई फर्क नहीं है। किसी मुल्क का मिजाज उसके शहरियों से बनता है, और फिर अमेरिका में सबसे ज्यादा जमहूरियत पाई जाती है। वहां अवाम की मर्जी के खिलाफ तिनका भी नहीं हिलाया जा सकता। इसलिए आज अमेरिका जो कुछ है वो अमरीकियों की ख्वाहिश के मुताबिक है। ये बात तुम कह सकती हो क्योंकि तुम खुद अमरीकी हो, हम इतने सफाक नहीं है, जलाल बोला। तुम मुझे सफाक कह रहे हो? वीरा ने शिकायती लहजे में कहा। जो कुछ अमरीकी हैं तुम भी वही कहलाओगी। अपने पहलू में एक दर्दमंद दिल रखने के बावजूद तुम बदकिस्मती से अमरीकी हो। माँ बाप अमरीकी थे, मैं वहीं पैदा हुई, वहीं होश संभाला, मगर मेरी तालीम और तरबियत यूरोप में हुई थी। वहाँ के लोग अमरीकियों को कबूल तो कर लेते हैं मगर अपने दिल की गहराई में पसंद नहीं करते। एक जमाने में हम सब मौत के सौदागर हुआ करते थे। मैंने वीरा से मुखातिब होकर कहा, नशे के ख्वास से हमसे कौन ज्यादा वाकिफ होगा? नस्ली, इलाकाई या फौजी बर्तरी का घमंड भी एक नशे की तरह होता है जो वक्त के साथ उतरता है या फिर कोई हादसा उसे हिरन कर देता है। अमरीकी अभी अपनी बड़ाई के नशे में चूर हैं। इन्हें हर तरफ बोने इंसान और हकीरों फकीर मुल्क नजर आते हैं। किसी दिन कोई बड़ा हादसा होगा जो इनकी अना पर कारी ज़र्ब लगाएगा या इनकी साख तबाह कर देगा। फिर ये ऊंची मसनद से हम सब की बराबरी की सतह पर उतर आएंगे। गजाला ने खाने की मेज लग जाने की इतला दी। जलाल लंच से फारिग होकर आया था, लेकिन हम सब का साथ देने के लिए वो भी मेज पर आ गया। वो बहस ड्राइंग रूम से खाने की मेज पर मुंतकिल हो गई। इस बार सब लोग इसमें शरीक थे। अपने मुल्क और हम वतनों के बारे में हमेशा की तरह वीरा का रवैया बहुत सख्त बल्कि जारहाना था। जलाल अपनी मजबूरियों की वजह से नरम गोशा रखने पर मजबूर था। बकिया अफराद का रुझान इन दोनों के बैन बैन पर था। इस वक्त फिजा बहुत साजगार थी और मैं खुलकर बात कर सकता था, मगर मैंने लहरी के बारे में अपने इरादे का इजहार मुनासिब नहीं समझा। इस राज में सिर्फ गजाला की शराकत ही काफी थी। ज्यादा से ज्यादा अव्वल खान को एतमाद में लिया जा सकता था। जलाल ने इस दौरान में लहरी की उस छानबीन का दोबारा जिक्र नहीं किया जो मेरे बारे में कर रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे हमारे आसाब पर अमेरिका सवार है और हम अमेरिका ज़दा हो गए हों। खाने के दरमियान में सुल्तान शाह ने कहा, हम करीब से इनका सलूक देख रहे हैं इसलिए कुछ ज्यादा हिसास हो गए। वीरा ने जवाब दिया, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, वो मुल्क इतना ही खराब है तो दुनिया भर से लाखों अफराद वहां क्यों जाते हैं?